एक सवाल ये है कि आज ही मैं देख रहा था कुछ न्यूज पोर्टल्स पे कि 224 लोकसभा सीटें ऐसी थी बीजेपी की 303 लोकसभा सीटों में से 2014 में 136 लोकसभा सीट ऐसी थी जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लाई। तो 14 में एक मोदी के प्रति उम्मीद थी, वो अलग बात है। 19 में 224 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां 200 जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लाई। उसमें महाराष्ट्र में भी थी, कर्नाटक में भी थी, बिहार में भी थी और दूसरे राज्यों में भी थी। अब आपको क्या लगता है, विपक्ष के बीजेपी के लोगों का तो दावा है कि जहां हम 50% से ज्यादा वोट लाए वहां विपक्षी गठबंधन हो ना हो कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन क्या पिछले चुनाव के आंकड़े दोहराना बीजेपी के लिए प्रैक्टिकल है या आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है? ये अरिथमेटिक ऐसा नहीं चलता चुनावी राजनीति में जी। महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होगा, 3 सीटें भी बीजेपी को मुश्किल है, 6 मैं बोल रहा था। और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि आप डबल बता रहे हैं, कुल 3 सीटें बड़ी मुश्किल से आ सकती है महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और सेना का यदि मत प्रतिशत आप एक करें, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ एमएलए है, मतदान नहीं है, मतदाता नहीं, कैडर नहीं है। जी। और बीजेपी ने इतना वहां बाहर के लोगों को भरा है कि ओरिजिनल बीजेपी ही अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जी। ऐसा हर स्टेट में आपको चीजें दिखेगी। क्या कर्नाटक में लोकसभा विधानसभा को बुरी तरह से हारने के बाद आपको लगता है बीजेपी स्वीप कर लेगी लोकसभा में, जैसा 2019 में किया था, कई राज्यों में हारने के बाद वहां स्वीप किया था। तब वो राष्ट्रवाद का तड़का लगा था, बाकी चीजें थी, और कांग्रेस की सरकारें भी आई थी, तो उन्होंने अभी तक वो मुख्यमंत्री कौन इसी में उलझ रही थी। इस बार कर्नाटक ने सरकार बना भी ली, मुख्यमंत्री भी बन गया, मंत्रिमंडल भी बन गया, और जो वादे किए थे उनको निभाना शुरू कर दिया। जब डिलीवरेंस हो जाता है तो फिर लोकसभा में वो स्वीप वाली बात नहीं होती। जी। ये मेजर फैक्टर है। जी, स्वीप वाली बात तो नहीं है। आखिरी सवाल हम आपसे लेते हैं सर। 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। तेलंगाना, पूर्वोत्तर का भी एक राज्य है, छोटा राज्य, 5 राज्य आप कह सकते हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 4 ये बड़े राज्य हैं। इन 4 राज्यों में विपक्षी गठबंधन की किसी पार्टी को लड़ना नहीं है। तेलंगाना में कह सकते हैं कि केसीआर एक लड़ रहे हैं और वहां दोनों गैर भाजपा दलों में लड़ाई है, कांग्रेस और उसमें। लेकिन जो बचे हुए 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों में पटना या शिमला बैठक में जितने भी नेता जा रहे हैं, जितने भी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कांग्रेस के पक्ष में इन तीनों राज्यों में भी सब अपने अपने मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने या विरोध करने के लिए जमा होंगे? यहाँ कांग्रेस या फिर कांग्रेस यहाँ मुकाबला लड़ेगी? देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये नेता कांग्रेस पार्टी को मोरल सपोर्ट देने इन तीनों राज्यों में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कैंपेन करेंगे, यात्राएं करेंगे, हमारे राज्य में कैसा बीजेपी ने गलत काम किया ये बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल उतरेंगे जी। तो ये बिल्कुल उतरेंगे। तो अगर आम आदमी पार्टी भी अगर आती है तो क्या भगवंत मान, केजरीवाल और संजय सिंह को भी में कांग्रेस के पक्ष में उतरना चाहिए? ये तो अब समय बताएगा। उतरना तो चाहिए उनको, क्योंकि जब तक पंजाब और दिल्ली के चुनाव नहीं होते तब तक कांग्रेस से बेर उनका है नहीं। बाकी जगह वो बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए उतर सकते हैं, भले ही कांग्रेस का साथ न दे। आपको क्या तस्वीर आपको कौन सी तस्वीर उभरती हुई दिख रही है विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में, या फिर विधानसभा के साथ लोकसभा होने की परिस्थितियों में? मुझे लोकसभा और विधानसभा साथ में होते हुए दिखाई देते हैं जी, ऐसा लगता है मुझे। लोकसभा का अरिथमेटिक कंपोजिशन किस प्रकार का संभावित आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, लोकसभा का तो मुझे बीजेपी 180 210 तक लगता है मुझे, इससे ज्यादा नहीं। और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की स्थिति? कांग्रेस 100 के आसपास हो जाएगी। बाकी राजनीतिक दल अपने क्षेत्रों में अपना अपना वजूद दिखाएंगे। टीएमसी अच्छा करेगी, वह आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ठीक करेगी, वहां बीजेडी ठीक करेगी, उड़ीसा में पीछे जाने जैसा सीटें नहीं देगी। केसीआर भी इस बार 4 सीटें नहीं देगा, वो भी अड़ लेगा। कर्नाटक में कांग्रेस
दूल्हे का मंथन सिर्फ बीजेपी में ही होगा, सॉरी सिर्फ महागठबंधन में ही होगा, या बीजेपी के अंदर भी दूल्हे का मंथन होगा चुनाव के बाद? नहीं, सवाल यह है कि एक ही दूल्हा इतनी बार शादी कर चुका है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे 180, 210 तक आ गए, 220 तक आ गए, तो सवाल होगा सरकार बनेगी कैसे। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति उनको बुलाएगी, लेकिन फिर सरकार बनेगी कैसे? वो मैजिक फिगर कहां से लाओगे? कौन साथ आएगा? ऐसा कौन सा विपक्षी दल है जिसको आपने प्रताड़ित नहीं किया? ऐसे में बीजेपी को एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट देना होगा। ये ऐसा एक हमारे पास चेहरा है जो सभी राजनीतिक दल के साथ उसके अच्छे संबंध है जी, और उस चेहरे को देखते हुए फिर सरकार बन सकती है। अच्छा, मतलब अभी भी गेंद बीजेपी के पाले में रहने की संभावना आपको ज्यादा दिखाई संभावना दे है। रही देखिए, बड़ी सबसे बड़ी पार्टी उनके प्रतिनिधि है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल बीजेपी होगी, इसमें कोई इसमें कोई बात नहीं है जी। मतलब दूल्हा बदल जाएगा परिस्थितियां बदलने पे, इस बात पर आप मुतमईन है कि बदल 100% दूल्हे को बदलना ही होगा, तभी सरकार बना पाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है आज कि बीजेपी को दूल्हा बदलना होगा और महागठबंधन को। जी, कुछ कह रहे हैं सर? नहीं, मैंने बोला कि बहुत हो गया अभी जी। एक ही दूल्हा बारात में जाता है। कुछ जगह तो पहले तो अच्छा लग रहा था कि इसी का चेहरा देख के शादी हो रही है। अब लड़कियों ने फेरे लेने से मना कर दिया, भगा रहा है दूल्हे को, बारात वापस कर रहे हैं, बेरंग वापस हो रही है बारातें। जी। 2018 से लेके 2023 तक 31 जगह बारातें लेके गए, सिर्फ 6 जगह फेरे हुए हैं, बाकी जगह जबरदस्ती दुल्हन को उठा के ले गए आप। कुछ जगह आपको बेरंग वापस भेज दिया। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, इलेक्शन कमीशन के। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि बीजेपी को परिस्थितियां बदलने की स्थिति में उसे अपना दूल्हा भी बदलना पड़ सकता है, तभी बाराती उसके साथ आएंगे। लेकिन विपक्ष की बारात फिलहाल काफी लंबी होती जा रही है। हालांकि विपक्ष में अभी भी एक आध नाराज फूफा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नाराज फूफा शिमला बैठक तक टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, इस पर सबको अभी नजर बनाए रखनी होगी। फिलहाल तो एक आधे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की सियासत किस प्रकार बनेगी, बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी या भरभरा कर गिर जाएगी, ये शिमला बैठक से काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे पटना बैठक से बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है, लेकिन पटना और शिमला के बीच जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही है, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बीजेपी कितना तैयार है, उस बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी ने आज हमारे साथ चर्चा में काफी कुछ स्पष्ट करके रख दिया है। तो देखते हैं किसका दांव ज्यादा सक्सेसफुली लोगों के बीच सफल होता है।